नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और उसी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम ये मुख्यतः 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन वंशों से पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एक आरंभिक परिचय जान लेते हैं, कैसे क्या होता है। दोस्तों, हमने जाना कि मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी जो सहायता की टीम ने थी, भारत में उत्तर भारत में बंगाल तक कब्जा कर लिया था और 1206 के आसपास जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तर भारत को जो संभालने का जो दायित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे बखूबी निभाता है। शुरुआत में इन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वे अपनी सल्तनत का विस्तार मालवा और गुजरात में भी करने में सफल रहे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंशों का हम अध्ययन करेंगे। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ममूलक वंश, इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक, कुल 84 साल तक है। खिलजी वंश का 1290 से 1320-30 वर्ष तक है। तुगलक वंश का 1320 से 1414, कुल 94 वर्ष है। सैयद वंश का 14 से 1450, कुल 36 वर्ष है। लोधी वंश का 1450 से 1526, यानी कुल 76 वंश है। तो सबसे पहले इन्हीं से देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, इससे 3 प्रकार के लमसम प्रश्न बन सकते हैं। एक तो इन वंशों में पूछ लेगा सबसे पहले किसका शासन हुआ, कौन सा वंश से कौन को बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेगा, जैसे ममूलक, इसके बाद खिलजी, ऐसे करके ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। दूसरा जो प्रश्न बनता है इससे कि इनकी जो अवधि है, जो इनकी शासन अवधि है, उसके आधार पर ये प्रश्न पूछ लेगा। और तीसरी जो है मिसलेनियस के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किस वंश का रहा, तो आप बताएंगे, अभी बता देंगे, तुगलक वंश का रहा। ठीक है, ये तुगलक वंश का रहा। ठीक है, इसके बाद पूछ लेंगे कुल 94 वर्ष तक। इसके बाद किसका आता है नंबर, ममूलक वंश का। इसके बाद आता है लोधी वंश का। इसके बाद ऑप्शन आता है सैयद वंश का। और सबसे कम खिलजी वंश का। सबसे कम समय तक शासन किसने किया, खिलजी वंश ने शासन किया। तो ये तो इनके जो बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पहले हमने बता दिया कि इनके जो है इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में, आज हम ममूलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ममूलक वंश के बारे में चर्चा करने से पहले हम इस मैप को देख लेते हैं कि ममूलक वंश में क्या क्या था। देखिए, ममूलक वंश के समय में आप ये गुजरात का जो एरिया है, ये ममूलक वंश के उसमें शासन में नहीं आता था। ठीक है, अभी चारों मैप को देखेंगे, खिलजी, तुगलक, लोधी, तो आपके मैप से आप बता देंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश का मतलब कि सर्वाधिक विस्तार भारत पे रहा, तो आपको ये तुगलक वंश ही दिखेगा। क्योंकि देखिए मैप में आपको तुगलक वंश दिख रहा है और तुगलक वंश ही आपको दिखेगा, तो आप बता देंगे तुगलक वंश का विस्तार सर्वाधिक रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न मतलब आगे बढ़ते हैं, ममूलक वंश के बारे में जान लेते हैं। ममूलक वंश बेसिकली 1206 से 1290 तक चलता है और सबसे पहले तो इसको नामकरण पर लेकर बहुत ही मतभेद होता है। कुछ इतिहासकार दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश को दास वंश कहते हैं, प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहते हैं, मामेलुक वंश भी कहते हैं, इलबरी वंश भी कहते हैं, आदि नाम से ये जाना जाता है।
तो इसके दास वंश के विरोध में क्या है कि मतलब इसको दास वंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें 3 ही दास वंश से संबंधित थे, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश में, इल्तुतमिश और बलबन, और ये प्रारंभिक जीवन पे ही दास थे और गद्दी ग्रहण से पहले इनके मालिक द्वारा इन्हें दासता से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए इनको दास वंश कहना उचित नहीं होगा। इल्बरी वंश भी कहते हैं। इल्बरी वंश से सिर्फ इल्बरी जात से सिर्फ इल्तुतमिश था, और बलबन भी दावा करता था कि मैं इल्बरी वंश का हूँ, लेकिन इतिहासकारों ने उसे इल्बरी वंश से संबंधित नहीं माना, तो इल्बरी वंश भी इसको ज़्यादा फिट नहीं बैठता है। इनने इस वंश को आदि तुर्क भी कहा गया है। इसके बाद एक ममेलुक वंश, जो इस समय ममूलक वंश कहा जाता है, इसको ज़्यादा मान्यता मिलती है। इसका अर्थ है, ममेलुक एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द होता है और इसका अपना असर अर्थ होता है अपनाया हुआ। तो इस नाम को ज़्यादा मान्यता मिलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं ममूलक वंश के जो ये 84 साल का जो शासन है, उसमें कुल मिला के कितने राजा होते हैं, सुल्तान होते हैं। तो ममूलक वंश में कुल 84 साल में दोस्तों 11 राजा होते हैं, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था, आरम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूर शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मोइजुद्दीन कैकोबाद, और ये कयूमर्स जो है ये ममूलक वंश का आखिरी शासक था। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके बाद इल्तुतमिश है, रजिया है, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, ये इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं इनके राजवंशों की, और सबसे पहले जो हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपको पता ही है, चलिए बैक में थोड़ा ले जाते हैं और समझाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी कैसे मिलती है। मोहम्मद गोरी की मौत के समय मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख दास थे। एक थे यल्दौज, एक था कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, और दूसरा ये है हमारे ऐबक भाई जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या होता है, गोरी का जो साम्राज्य होता है उसको वो उसके दासों में 3 भागों में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? यल्दौज को गजनी और गोरी का क्षेत्र जो उधर मध्य एशिया का दे दिया जाता है। कुबाचा को सिंधु और उच्च मुल्तान का क्षेत्र दे दिया जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को संपूर्ण जो उत्तर भारत का है जो विजित हुआ था, आप समझ लीजिए पेशावर से लेकर पंजाब, लाहौर, सीधा बंगाल तक का साम्राज्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर भारत का जो दायित्व था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया जाता है। और इसी आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए तुर्की राज्य की नींव डालता है, मतलब तुर्की राज्य या तुर्क राज्य की नींव डालता है। तो इसके बारे में क्या कुछ प्रमुख फैक्ट हैं ये जान लेते हैं। इसके जीवन काल को सबसे पहले तो इसका नाम दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है। सुल्तान नहीं माना जाता, शासक माना जाता है। सुल्तान भी क्योंकि, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक का जो इसका जो नाम है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, और इसने कई सारी उपाधियां अपनी हासिल की, धारण की। इसकी दयालुता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, इसको पील बख्श के नाम से जाना जाता है, हातिम दोती के नाम से भी जाना जाता है, और कुरान का बहुत ही अच्छा ये उच्चारण करता था, गाता था, इसलिए इसे कुरान खौफ के नाम से भी जाना जाता है।
हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श की उपाधि से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जीवन काल को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण कौन सा है? 1192 से 1206 ईस्वी तक का। ये गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इसमें गोरी के साथ जो भी उसके आक्रमण होते हैं उसमें वो साथ में रहता है या फिर उसके बताए हुए क्षेत्रों पर वो आक्रमण करता है, मतलब प्रसार करता है। दूसरा जो इसका जो चरण बांट सकते हैं 1206 से 1208, इसमें गोरी की भारतीय रियासत का एक सिपाही सलाहकार, सिपाही सालार बनता है। और तीसरा जो है जो 1208 से 1210 तक ये स्वतंत्र भारतीय रियासत का औपचारिक आधिकारिक प्राप्त शासक, इस पर ये बढ़ जाता है। यानी कि इसका शासनकाल तो वैसे सुल्तान के रूप में, शासक के रूप में 4 वर्ष का रहता है। अब देख लेते हैं इसने सुल्तान की उपाधि धारण की या नहीं की। दोस्तों, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और इसका राज्यारोहण 24 जून 1206 ईस्वी को होता है। और इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए और ना ही खुतबे में अपना नाम पढ़वाया। जब ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो गद्दी पर बैठ जाता है, अब इसको इस समय इसकी राजधानी लाहौर रहती है और ये लाहौर से शासन चलाता है। तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं क्योंकि नया नया राज्य स्टेब्लिश हो रहा था और उसके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां थीं। तो इन चुनौतियों में जैसे उसके सामने तो सबसे बड़ी चुनौतियां थी जो उसके साथी दास थे, वही इसको सबसे ज़्यादा चुनौती दे रहे थे। इसके जो साथी दास थे यल्दाज और कुबाचा, ये इसको चुनौती दे रहे थे। एक तीसरी चुनौती इसे भारत से भी मिल रही थी। जो क्षेत्रीय राजपूत वंश थे जिसको विजित किया था तुर्कों ने गोरी के समय, गोरी के मृत्यु के बाद वो स्वतंत्र हो गए थे। मतलब कि वो, और जैसे कालिंजर है, ग्वालियर है आदि राज्य जिन्हें विजित किया था ऐबक ने, ये सभी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे ये इन पर मतलब कि सफलता हासिल करता है, कैसे इनकी चीज़ों को डाउन करता है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं ये एक है, मान लीजिए ये यार इधर देख लीजिए ये कुबाचा है, इधर है यल्दौज और इधर भाई साहब है अपने, इधर जो पूरा है ऐबक भाई साहब। यल्दौज क्या होता है, जब इसको गजनी का शासक बना दिया जाता है गोर वंश का, तो ये अपने आप को गोर वंश का उत्तराधिकारी समझने लगता है और वह अपने को गोर वंश के शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी आधार पर ये जो है लाहौर पर आक्रमण करने की सोचता है। तो यल्दौज और ऐबक के बीच 1208 में युद्ध होता है जिसमें ऐबक की जीत होती है। तो जब ऐबक जीत जाता है तो यल्दौज वापस अपने गजनी चला जाता है। फिर जब तक ऐबक रहता है फिर ये वापस इधर लाहौर की तरफ कदम नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो यल्दौज का सेटलमेंट कर दिया इसने ऐबक ने। दूसरा जो एक इसका जो पड़ोसी था कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, इसके साथ इसने कूटनीतिक तरीके से हैंडल किया इसको और इसने अपनी बेटी का विवाह कुबाचा से कर दिया और कुबाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और मामला शांत हो गया। इस प्रकार से इन दोनों को उसने हैंडल किया। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए कि जो ऐबक की बात है, उसने अपने इस छोटे से शासनकाल में नए राज्यों को विजिट नहीं किया। मतलब उसको किसी नए राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, उसे अपने शासन में शामिल करने की नहीं सोची। उसका सारा ध्यान
जो उसके कब्जे में राज्य थे उनकी सुरक्षा में लगा रहा, मतलब उनकी सुरक्षा में वो सारा ध्यान लगाया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका सारा समय जो उसके जो साथी थे उस समय जो थे, जो उसके वहाँ पर जो आंतरिक विरोध थे या फिर उन्हीं को ख़त्म करने में ये लगा रहा। तीसरा जो एक राजपूतों को उसने क्या हैंडल किया, राजपूतों से उसने कोई डायरेक्ट मतलब कि पंगा नहीं लिया, उनसे वो भिड़ा नहीं। फिर एक बंगाल में भी विरोध चल रहा था। बंगाल के बारे में हमने बताया था, जब ये मोहम्मद गोरी के सिपा सलार के रूप में भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ये कन्नौज की साइड आ गया था, उधर बंगाल की तरह। बंगाल में बख्तियार खिलजी अब लगातार जीतता जा रहा था और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा था। बाद में क्या होता है, जो बख्तियार खिलजी है उसकी हत्या अली मर्दन खां कर देता है और अली मर्दन खां गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन अली मर्दन खां भी ज़्यादा समय तक गद्दी पर नहीं बैठा रह पाता है। उसको हटाकर मोहम्मद शेरा को बंगाल की गद्दी दे दी जाती है, मतलब बंगाल में वो पावर पे आ जाता है और अली मर्दन खां को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन अली मर्दन खां को ये जो भागने में सफल होता है और ये वापस भागकर ऐबक से मिल जाता है, और ऐबक से जब मिल जाता है तो फिर ऐबक और अली मर्दन की जोड़ी मतलब कि वो मोहम्मद शेरा पर अटैक करती है और मोहम्मद शेरा को हटाकर ऐबक अपना प्रतिनिधि अपने जो अधीन है वो वहाँ पर बंगाल पर बैठा देता है। इस प्रकार बंगाल भी उसके नियंत्रण में आ जाता है। अब हमने बात कर ली इसके मतलब कि जो सुरक्षा थी राज्य की और जो इसकी चुनौतियां थी इसके बारे में जान ली। अब हम जानते हैं, अब पढ़ते हैं थोड़ा, जो फिर से आते हैं परीक्षा उपयोगी तत्वों की ओर। इसके कुछ निर्माण कार्य पर ध्यान दे देते हैं। इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे कि इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। प्रश्न पूछा जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया और ये इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, अगर ये प्रश्न में पूछ ले कि इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद किसे माना जाता है, तो उसका उत्तर होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये है कहाँ पर, ये पृथ्वीराज तृतीय के किले पर है। ठीक है, ये पृथ्वीराज तृतीय के किले पर है। एक फिर 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में है। ठीक, इसके बाद कुतुब मीनार सबसे फेमस है। 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उसने इसकी एक मंजिल बनवाई थी। बाद में कुतुब मीनार में क्या होता है, कुतुब मीनार का तो निर्माण कार्य जो शुरुआत होता है वो तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करवा देता है। ठीक है, इसके बाद 1230 में इल्तुतमिश इसे पूरा करवाता है और कुल मिला के 4 मंजिल ये हो जाती है। जब 4 मंजिल की इमारत मतलब कि हो जाती है कुतुब मीनार, इसके बाद क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिर जाती है जिससे ये थोड़ा डैमेज हो जाती है और डैमेज हो जाती है तो इसके ऊपर फिर और 2 मंजिल बनवा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार में 5 मंजिल होती हैं। तो कुतुब मीनार से कौन कौन से शासक संबंधित हैं आप देख लीजिएगा। पहले तुम्हारे ऐबक भाई जी हैं, दूसरे हैं इल्तुतमिश भैया और तीसरे जो है हमारे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने शुरुआत करवाई, इन्होंने मंजिल और भी बढ़वा दी। इसके बाद जब टूट जाती, क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इन्होंने भी मंजिल जुड़वा दी और इस प्रकार से कुल 5 मंजिल की ये मीनार है।
फिर वापस जाते हैं। ठीक है, उसके निर्माण कार्य के बारे में जान लिया, और इसकी जो राजधानी तो है, इसकी राजधानी तो लाहौर थी, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी ममलूक वंश की लाहौर थी। इल्तुतमिश के समय राजधानी दिल्ली बनती है। ठीक है, इसकी मृत्यु कैसी होती है? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने जो है काफ़ी सारे विद्वानों को, इतिहासकारों को आश्रय प्रदान किया अपने दरबार में, जिनमें से ये हसन निजामी और फ़क़ीह मुदीर प्रमुख हैं। और हसन निजामी ने ताजुल माशिर नामक पुस्तक लिखता है, और फ़क़ीह मुदीर की एक जो है प्रमुख पुस्तकें हैं आदाब उल हर्स और सुजाता। इस प्रकार से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार से पढ़ लिया, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जान लिया, और हमें पता चल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन तो बहुत ही छोटा था, 4 वर्ष का था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐबक जो है भारत में तुर्की शासन की जो नींव है वो डालने में सफल रहा। इसके जो 4 साल थे, इसमें इसने अपने किसी राज्य को खोया नहीं, उसको मेंटेन करके रखा। तो ये चीज़ें आगे बहुत ही काम आने वाली हैं इल्तुतमिश भी बहुत ही फेमस शासक हुआ। इल्तुतमिश से पहले एक और बीच में थोड़ा आता है एक शासक जिसका नाम है आरम शाह। आरम शाह के बारे में ज़्यादा उल्लेख है नहीं। ये 1210 से 1211 के बीच में रहता है, और इसने कुल 8 महीने तक शासन करता है। 8 महीने तक इसका शासन 8 महीने तक रहता है। क्योंकि दिक्कत ये होती है ना, ऐबक के फिर इसके बाद आरम शाह जो मालूम है कैसे गद्दी पर हटता है। जो अमीर थे, मतलब कि जो दिल्ली आने का निमंत्रण मिलता है इल्तुतमिश को, जो इल्तुतमिश उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होती है, उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। और जब ये बदायूं का गवर्नर था तो इसे निमंत्रण मिलता है, भैया आ जाओ, भाई आरम शाह का शासन अच्छा से चल नहीं रहा है। तो बदायूं से आता है, और जूद के मैदान में ये आरम शाह से युद्ध लड़ता है, और उसमें ये आरम शाह को पराजित कर देता है, और इस प्रकार से आरम शाह के शासन का अंत हो जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश का शासन शुरू होगा 1211 से 1236 ईस्वी तक, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका शासन है, 25 वर्षों का लम से कम शासन है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करनी है और वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया आज की वीडियो में? दिल्ली सल्तनत का आरंभिक परिचय पढ़ लिया, इसमें कौन कौन से शासन है का वंशों का हम अध्ययन करेंगे। तुर्कों की दिल्ली सल्तनत पे मतलब की स्थापना कैसे हुई, राज्य कैसे बढ़ा, इसके बारे में जान लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने, जो इसका प्रथम शासक था इस ममलूक वंश का, उसके बारे में सब पढ़ लिया। और आरम शाह के बारे में पढ़ लिया। आरम शाह केवल तब याद आता है जब जो ममलूक वंश के हैं, जो शासक हैं, इनके क्रम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तब आरम शाह भाई टपक पड़ते हैं, अन्यथा आरम शाह से कोई प्रश्न नहीं बनता अधिकतर। और कहीं कहीं पर आरम शाह का उल्लेख भी नहीं दिखाते। आप छोटी बुक्स में पढ़ेंगे तो उसे गायब भी कर देते हैं, लेकिन हमें गायब नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में अगर आरम शाह आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई अगर आपने आरम शाह को पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जाना ही नहीं, तो फिर आप प्रश्न गलत कर देंगे उत्तर उसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने जो सवाल हैं उन्हें कमेंट कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना। ठीक है, चलिए।